हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच आया हूँ 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर, डी ब्रॉगली समीकरण। तो आज इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है डी ब्रॉगली समीकरण, कैसे इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, किन किन साइंटिस्ट ने ये समीकरण दिया है, इसके बारे में ही मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। ये डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने दो साइंटिस्ट, ये डी ब्रॉगली तो खुद साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो साइंटिस्ट आइंस्टीन और प्लांक, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो आइंस्टीन और प्लांक ने जो अपना समीकरण दिया था, उस समीकरण को उपयोग करके इन्होंने अपना समीकरण बनाया है। किसने? डी ब्रॉगली ने। आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था और प्लांक ने जो समीकरण दिया था, उस समीकरण का उपयोग करके डी ब्रॉगली ने अपना खुद का समीकरण तैयार किया है। तो ध्यान देना, डी ब्रॉगली ने बोला था कि जिस प्रकार जो प्रकाश होता है, जिस प्रकार जो प्रकाश होता है उसके डबल प्रकृति होती है, प्रकाश की डबल प्रकृति के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था। और ध्यान देना कि कैसे डबल प्रकृति होते हैं, कैसे दो गुण होते हैं प्रकाश के। तो प्रकाश में स्टूडेंट दो नेचर होते हैं। पहला होता है कण का नेचर, कणी प्रकृति होती है, और दूसरा जो होता है तरंग के गुण होते हैं। जैसे ध्यान देना, ये कोई कण है, तो ये कोई कण है तो इसमें भार है, तो ये सीधी रेखा में गति करेगा। जैसे ये चौक है, ये चौक सीधी रेखा में गति कर रही है। क्यों गति कर रही है? आप सब समझते हैं, क्योंकि इसमें भार है करके वो सीधी रेखा में गति कर रही है। यदि भार नहीं रहता वो तो फिर आसमान में उड़ने लग जाती। क्लियर है मेरी बात? इतनी आपको समझ में आया होगा शायद इतना। तो कण की प्रकृति, मैंने जो आपके पास में मोबाइल फोन है, टीवी है, रेडियो है, इनमें जो आकाशवाणी केंद्रों से जो तरंग प्रसारित करते हैं, वो तरंग आपके मोबाइल तक आती है और आप उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वीडियोस वगैरह देख पाते हो, ठीक है, या फिर एफएम में सॉन्ग सुनते हो, मोबाइल में बात करते हो। ये सब क्या है? आपके डबल नेचर है पदार्थ के, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने कोई तरंग को आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया और आप यहाँ पे हो, मैंने ये आपका आकाशवाणी केंद्र है और ये आपका मोबाइल फोन है, यहाँ से तरंग प्रसारित कर रहे हैं। और जो तरंग जो होती है, कण और तरंगी प्रकृति होती है, उसमें जो विकिरण होती है, जो वेव्स होती है, उसमें क्या कण के भी गुण होते हैं और तरंग के भी गुण होते हैं। मैंने यहाँ से कोई तरंग प्रसारित किया तो जो कण है वो सीधा चला जाएगा, आपका ऐसा चला जाएगा, कण यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा सीधा, ठीक है। जबकि बेटा तरंग ऐसे, यानी कि ये ऐसे जाएगी, यानी कि कण तो आपका सीधा चला गया ऐसा, ठीक है, ऐसा, जबकि तरंग ऐसे जाएगी आपके, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी, पर इस कण को नहीं छोड़ेगी। क्लियर है मेरी बात? यानी कि तरंग आपके ऐसे ऐसे चले जाएगी, कहां तक? उस रिसीवर तक, क्योंकि तरंग में जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह है जो यहाँ से प्रसारित कर रहा है और आपके रिसीवर तक आ रहा है। और इस तरंग में क्या है? विद्युत चुंबकीय, यानी कि ये कण जो है वो तरंग को नहीं छोड़ते हैं और तरंग जो है वो कण को नहीं छोड़ती है। इसी के बारे में आज अपने को पढ़ना है, और यही डी ब्रॉगली समीकरण, यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस डी ब्रॉगली समीकरण को दो साइंटिस्टों ने दिए हैं, प्लांक और आइंस्टीन ने। तो सब डी ब्रॉगली ने बताया था कि जिस प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कड़ी प्रकृति और तरंगी प्रकृति। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार? कण के लिए आइंस्टीन समीकरण, कण के लिए आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन ने जो दिया था आइंस्टीन समीकरण, ध्यान देना, जो कण के लिए आइंस्टीन ने जो दिया था वो कण के लिए था, यानी कि जो गतिशील इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के लिए था। जैसे मैं इस चौक के टुकड़े को गतिशील कण मान रहा हूं, ठीक है, तो इनके लिए था। अब उन्होंने जो दिया था बेटा E बराबर mc², किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। E यहाँ पर उस गतिशील कण की ऊर्जा है, E यहाँ पर गतिशील कण की ऊर्जा है, E बराबर
गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की गतिशील कण की ऊर्जा, गतिशील कण की ऊर्जा जो वहां से पहुंचा रहे हैं आपको, कहां से बेटा, आकाशवाणी केंद्र से पहुंचा रहे हैं, उसकी ऊर्जा है, यानी कि गतिशील कण इलेक्ट्रॉन्स की। और m यहाँ पे जो है उस कण का द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान, यानी कि उस कण में भार होगा तब तो वो आप तक आया होगा, भार नहीं रहता तो वो तो हवा में उड़ जाता है। क्लियर है मेरी बात। और c जो है उस कण का वेग है, कण की चाल या वेग, चाल या वेग। क्लियर है मेरी बात इतनी। यहाँ पे E गतिशील कण की ऊर्जा है, m जो है कण का द्रव्यमान है, c जो है कण की चाल है। ये कण के लिए जो दिया था, यानी कि जो सीधा गति कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आड़े मेड़े गति नहीं कर रहा है, आड़े टेढ़े गति नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कण के लिए आइंस्टीन ने दिया था। अब प्लांक के लिए नेक्स्ट ध्यान देना, प्लांक के यहाँ पे तरंग के लिए प्लांक समीकरण, ठीक है, ये है E बराबर h न्यू, ठीक है ना। E यहाँ पर है तरंग की ऊर्जा, क्या है, तरंग की ऊर्जा। अब उस तरंग में कुछ ना कुछ एनर्जी तो रही होगी यार, तब तो वो वहां आकाशवाणी केंद्र से आपके मोबाइल तक आई है, आपके FM तक आई है, आपके टीवी तक आई है। तरंग की ऊर्जा, यदि उस तरंग में ऊर्जा नहीं रहती तो क्या वो तरंग आपके फोन तक आती, क्या आपके मोबाइल फोन तक आती, क्या आपके टीवी तक आती, क्या आपके FM तक आती, नहीं आती ना कुछ तो एनर्जी रही होगी, तब तो आई है। अब यहाँ पे H जो है वो प्लांक नियतांक है। अब प्लांक साहब ने सोचे होंगे कि साले मैंने इतनी मेहनत किया हूं तो मैं अपना कांस्टेंट तो दे दूं, तो प्लांक स्थिरांक है, यहाँ पे प्लांक स्थिरांक। और न्यू जो है बेटा वो कण की आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, ठीक है। अब आवृत्ति क्या होती है, ध्यान देना, ये मैंने कोई तरंग का जो गतिशील कण है वो बना दिया, यानी कि मैं आइंस्टीन के अनुसार बता रहा हूं। पहले मैंने यहाँ से आकाशवाणी केंद्र, जैसे सपोज दैट मान लो आकाशवाणी केंद्र से कोई तरंग प्रसारित कर रहा है, उस तरह यदि कोई तरंग प्रसारित कर रहा है तो वो कैसे, यहाँ से कण को प्रसारित करे तो आपके रिसीवर तक आ गया, क्योंकि उसमें भार था, वो ऐसे ऐसे गति नहीं करेगा तरंग जैसा, वो सीधा ऐसा जाएगा। जबकि तरंग इस कण को नहीं छोड़ती है, मैंने क्या बोला, तरंग इस कण को नहीं छोड़ती है और ना ही कण तरंग को छोड़ता है, ठीक है। यानी कि बहुत प्रेम करते होंगे दोनों, कभी जुदा नहीं होते हैं ये, ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं, लैला मजनू जैसे, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ से ये तरंग ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। तो मैं आवृत्ति को क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, किसको, आवृत्ति को, ठीक है ना, किसको क्लियर कर रहा हूं, आवृत्ति को। ध्यान देना कि जब कोई तरंग यानी कि ये तरंग किसी निश्चित बिंदु, इस बिंदु से बेटा, इस बिंदु से जब कोई तरंग किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में जितनी बार गुजरे, क्या 1 सेकंड में जितनी बार गुजरे, इस बिंदु से कोई तरंग जितनी बार गुजरे उसे उस तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कोई तरंग एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में जितनी बार गुजरे उसे उस तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। चलो ध्यान देना, तो आपको दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पे ये तरंग है बेटा, ये जो गति कर रही है, और ये गतिशील कण है, गतिशील कण, ये वाला गतिशील कण है और ये तरंग है। चलो मैं दोनों समीकरण को लिख देता हूं, क्या है आपका mc² बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों पक्ष एक जैसे है बेटा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर mc² है, और यहाँ पे भी देखो E बराबर h न्यू है, ठीक है ना, h न्यू है, तो क्या हो जाएगा mc² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू। यहां तक तो क्लियर हो गया। और ध्यान देना
न्यू की जो वैलेंसी होती है बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, किसकी, न्यू की जो वैलेंसी जो वैल्यू होती है न्यू की क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। न्यू यहाँ पे उस तरंग की आवृत्ति है और सी यहाँ पे जो है उस तरंग का क्या है बेटा, वेग या चाल है, और लैम्डा जो है उस तरंग की तरंगदैर्घ्य है, यानी कि वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, तरंग की वेवलेंथ है, सी उस तरंग की चाल है, और ये न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो इस वैल्यू को, न्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो क्या प्राप्त होगा बेटा आपको, mc इज इक्वल टू आपका h इंटू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, ये एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बचा बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mc, और ये ही आपका क्या है, ये लैम्डा बेटा, और ये ही आपका क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण। कौन सा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, ये ही आपका डी ब्रॉगली समीकरण है, ब्रॉगली समीकरण है। आई होप कि आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे को तो लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि और कौन सा टॉपिक जो टफ लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये सर इस टॉपिक में वीडियो बनाओ, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू दोस्त।